हेलो दोस्तों, सेक्शन यूट्यूब में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ HCM एग्ज़ाम 2023 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जिसका हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं 130 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहले बार हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है दोस्तों उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे तो सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 2022 में भारत का स्थान क्या था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत का 107वें स्थान पर था, तो 107वां आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में जो है 136वें स्थान पर रहा था, और मानव विकास सूचकांक में जो है 132वें स्थान पर भारत रहा था, और भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है 85वें स्थान पर भारत का स्थान पे रहा था। चलिए अन्य प्रमुख इंडेक्स को देख लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे जाने की अधिक संभावना रहेंगी। जैसे कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 इसके ये जो जारी किया जाता है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 191 देश थे। इसमें जो है प्रथम स्थान जो स्विट्जरलैंड पे और भारत का जो है 132वें स्थान पे रहा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है जारीकर्ता जो है हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें 199 देश थे, जिसमें प्रथम स्थान जो है जापान एवं अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहा था। और भारत का जो स्थान रहा था इसमें 87वें स्थान पे रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 में जो है यह गैलप के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 121 देश शामिल थे। इसमें जो प्रथम स्थान पर सिंगापुर और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान एवं भारत जो है 80 स्थान पर रहा था। वहीं देखें तो वैश्विक भुखमरी यानी कि गोल्डन हैंगरी इंडेक्स में जो है इसमें जो है यह जो जारी किया जाता है वह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। इसमें जो कुल है 121 देश थे। इसमें प्रथम जो स्थान रहा था बेलारूस का रहा था, एवं भारत का जिसमें स्थान रहा था 107वें स्थान पर रहा था हैंगरी इंडेक्स 2022 में। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो है यह जो जारी किया गया था वह 3वां संस्करण था। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तेलंगाना एवं अंतिम राज्य पर जो रहा था वो छत्तीसगढ़ राज्य रहा था मानव भारत नवाचार सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट देखें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है यह जो जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। इसका यह जो था 20वां संस्करण था। कुल 180 देश इसमें थे। प्रथम स्थान नॉर्वे रहा था, अंतिम में उत्तरी कोरिया एवं भारत का जिसमें स्थान रहा था वह 150वें स्थान पर रहा था भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 2022 में यह जो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो 10वां संस्करण था। इसमें कुल 146 देश थे। इसमें जो है प्रथम स्थान फिनलैंड रहा था और अंतिम में अफगानिस्तान रहा था। भारत का जो इसमें 136वें स्थान पर रहा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2021-22 में जो है कुल 111 देश थे। प्रथम स्थान जापान एवं सिंगापुर, अंतिम अफगानिस्तान, भारत 84वें स्थान पर रहा था। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स हैं, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सैयद वंश का क्रम क्या था, यानी कि वंशों के क्रम के रूप में पूछा गया था। तो सैयद वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथावां वंश था। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर होता। यदि क्रम देखा जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश या ममलुक वंश, गुलाम वंश को ही ममलुक वंश कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश था। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है। उसके बाद जो है
बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे एवं खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जबकि सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा संस्थापक। तो चलिए अन्य प्रमुख एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। ये आपको प्रमुख राजवंश यानी कि राजवंश दे दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे एवं नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन सबको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। चलिए दिल्ली जो सल्तनत के पद पर जो शासन किए थे 5 वंशों ने वो कब से कब तक किए थे इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ममलुक वंश जो था या इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था और 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश चला था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तुगलक वंश आता है, फिर तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक चलता है। फिर सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। फिर 1451 में अफगानी वंश यानी कि लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये कुल 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जो कि कंफर्म नहीं मिल पाया है। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सभी आपको फैक्ट बता देते हैं, आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में आयोजित किया गया था। ये जो सत्याग्रह चलाया गया था, यह जो तीन कठिया जो पद्धति था इसको अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। इसी के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। राजकुमार शुक्ला जो थे इन्हीं को आमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। गांधी जी का प्रथम यह जो है विस्तृत आंदोलन था। इनके चंपारण सत्याग्रह जो था भारत का प्रथम आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। इससे पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन वह जो किए थे वह अफ्रीका में किए थे। अफ्रीका जो कहते गए थे महात्मा गांधी वह 1893 में अफ्रीका गए थे, जबकि अफ्रीका से जो वापस आए थे 1915 में जो है भारत आ गए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन को देखा जाए तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 ईस्वी तक चलता है। दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में 2023 के अनुसार विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये करंट पूछ लिया गया है। ये फिलहाल ही अभी चेंज किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 13 राज्यों के राज्यपाल को चेंज किया गया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। यदि ऑप्शन में दिया गया है तो आंध्र प्रदेश, यदि ऑप्शन में दिया गया हो तो आपका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो विश्वभूषण हरिश्चंद्र थे वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। इन्हें जो है कलिंग सम्मान, उड़ीसा के कलिंग सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2022 से। चलिए अन्य सभी राज्यों के जो है राज्यपाल जो बदल गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के जो है जो राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के वह कैबल्य त्रिक्रम परनाइक जो है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। असम के गुलाम चंद कटारिया जो हैं ये असम के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं एस अब्दुल नाजर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये जो फरवरी 2023 में इनकी नियुक्त की गई है, इन सभी का जो नियुक्त किया गया है वो फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं 20 जुलाई 2019 से। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल। कनाडा के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इन सबको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों। ये सभी अपडेट राज्यपाल हैं जो कि फिलहाल नियुक्त किए गए हैं और पहले से जो राज्य के राज्यपाल बने हुए हैं उन सभी का यह सूची है। तो इन्हें एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपको दे दिया गया सबका, तो सभी इन सभी को जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे हाई फर्टिलिटी रेट जो है किस राज्य की रही थी। तो सबसे अधिक जो फर्टिलिटी जो रेट रहा था वो बिहार राज्य का रहा था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होता। बिहार का जो फर्टिलिटी जो रेट रहा था वह 3 बच्चे प्रति माता रहे थे। बिहार जो है सबसे कम साक्षरता राज्य रहा है और सबसे अधिक जो घनत्व रहा है वो बिहार में कहीं रहा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है इसका जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। सबसे गरीब जो है बिहार स्टेट के रूप में जो है बिहार राज्य ही है। तो चलिए 2011 का जनगणना को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है 2011 का जनगणना से क्वेश्चन डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2011 के जनगणना को, और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो 2011 का जनगणना को डिफरेंट देखकर जाइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो 943 था। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जो साक्षर जो राज्य रहा वह केरल रहा था, सबसे न्यूनतम बिहार रहा था, और सबसे उच्चतम महिला साक्षर जो रहा था वह केरल ही रहा था, सबसे कम बिहार रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जो है सिक्किम के जनसंख्या घनत्व था, घनत्व नहीं जनसंख्या जो था सबसे कम वो सिक्किम का था। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था वो बिहार का था, और सबसे कम जो था अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था, और सबसे उच्च जो लिंगानुपात था वह केरल राज्य का था, और सबसे कम जो है वो हरियाणा का था लिंगानुपात। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सोना का जो परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है, यानी कि 79 आपका करेक्ट आंसर होता है। सोना का जो संकेत होता है Au होता है। सोना प्राकृतिक में सर्वाधिक तन्य धातु के रूप में पाया जाता है, यानी कि सबसे धातुओं में जो तन होता है वो सोना में होता है। सर्वाधिक यह जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक में। सोना एकमात्र जो है एक्वारेजी यानी कि अम्ल राज्य में घुलता है। अम्ल राज्य का जो सूत्र होता है HNO3 इंटू प्लस जो होता है 3HCl होता है, इसे अम्ल राज्य कहते हैं। सोना इसी में घुलता है। शुद्ध जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 47 होता है। तांबा का जो परमाणु क्रमांक है वो 29 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो कुल 118 तत्व हैं, और जिसमें जो है आवर्त 7 आवर्त एवं 18 समूह हैं। तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है H सुब्रमण्यम के से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये कन्फर्म नहीं है कि किन के बारे में पूछा गया था। तो बच्चे ने सिर्फ बताया कि H सुब्रमण्यम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हमारे साथ से ये फुटबॉलर हैं, इन्हीं से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। H सुब्रमण्यम जो है एक फुटबॉलर थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है फुटबॉलर शायद होगा। यह जो है एक गोलकीपर थे। इन्होंने मेलबर्ग में ओलंपिक 1956 और रोम ओलंपिक 1960 में जो है भारतीय फुटबॉल टीम के प्रतिनिधित्व किए थे। एक जो है भरत सुब्रमण्यम है जो कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कनाडा के संविधान से निम्नलिखित में से क्या लिया गया था। तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया था, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो आप देख लीजिएगा कि इस रूप में से आप कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य प्रमुख देख लेते हैं जो कि संविधान में लिया गया था अन्य देशों के साथ। जैसे कि अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से ही लिया गया है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात का जो प्रबंध है यह भी अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट को देख लेते हैं। ब्रिटेन से जो है संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया था वो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान
और समाज सेवा से संबंधित जो व्यक्तियों को जो मनोनयन करने की जो प्रक्रिया लिया गया है वह आयरलैंड से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा एवं संवर्धित सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है तथा शक्तियों का विभाजन तथा संसद विशेषताएं जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से आपातकालीन के प्रबंधन बंदिश जो है जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां जो दिया जाता है वह जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से जो लिया गया था वो आपको बता दिया गया है। अब देख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। तो इन सबको एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों, एग्जाम जाने से पहले इसे जरूर एक बार देख के जाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को जो है माही नदी जो है 2 बार काटती है, तो माही नदी आपका करेक्ट आंसर होता। भारत का जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। कांगो नदी जो है इसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 4700 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि 2 बार काटने वाली ये 2 नदियां हैं। एक माही जो कि कर्क रेखा को काटती है, एक कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग जो है कब की थी? तो इनके द्वारा जो मांग किया गया था 14 सूत्रीय का वह 28 मार्च 1929 को किया गया था। तो 28 मार्च 1929 आपका करेक्ट आंसर होता। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन स्वतंत्रता की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हमें बच्चे के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन 100% रिलेवेंट 30 क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव दिख रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।